इस शख्स ने मेरी इज्जत लूटी है। मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। मेरी बीवी रो रही थी और मैं अपनी बीवी के लफ्जों से हैरान था। वह ऐसा कैसे कह सकती थी? मुझे लगा कि वह पागल हो चुकी है। खुशी के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। या तो खुशी में पागल हो चुकी है या खुशी में उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा है। मैंने अपनी बीवी अमायरा को प्यार से समझाने की कोशिश की। ऐसी फिजूल बातें ना करो। बहुत सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अमायरा ने तुरंत मेरा हाथ पटक दिया और कहने लगी, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तुमने मेरी इज्जत लूटी है और तुम्हारी वजह से मैं इस हालात में हूँ। तुमने मुझे किस हक से मुझे हाथ लगा रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मेरी बीवी के शोर शराबे से इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए थे। मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। कुछ मुझे बुरा बुरा कह रहे थे और मेरी बीवी उनके साथ शामिल होकर मुझे गालियां दे रही थी। उसने हर एक को यही बताया था कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसी की वजह से मैं आज इस हालात में हूँ। किसी ने मुझे अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। हर औरत मुझे ताने दे रही थी और मेरी हालत ऐसी थी जैसे कि किसी ने मेरे कदमों से जमीन खींच ली हो। मैं हक्का बक्का खड़ा था। जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता, कोई मुझे बोलने नहीं देता। इतने बड़े मजमे में मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं था और ना ही किसी को मेरी बात में दिलचस्पी थी। अस्पताल का कॉरिडोर एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। हर कोई मुझे ही बुरा कह रहा था। मेरी बीवी की बात पर सबने एतबार कर लिया था क्योंकि वह एक औरत थी और हर कोई यही समझ रहा था कि इतने गहरे मामले में एक औरत झूठ नहीं बोल सकती और हर एक की नज़र में मैं ही मुजरिम था। मैंने अभी अभी बाप बनने की खुशी महसूस की थी। वह कहीं गायब हो गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही थी। थोड़ी ही देर बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और मुझे मेरी बीवी के कहने पर पुलिस के हवाले कर दिया और उसने यही शिकायत की थी, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। मैंने उससे कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा और पुलिस वालों को बताओ मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरी बीवी हो। मैं पुलिस वालों को बताना चाहता था कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मैंने इससे शादी की है, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्योंकि मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुझे घसीटते हुए पुलिस वाले अस्पताल से बाहर ले गए और मेरी बीवी अस्पताल के अंदर बैठी रही थी। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वालों से यही कह रहा था कि न जाने मेरी बीवी को अचानक क्या हो गया था, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की थी और आज इस तरह से उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन मेरी बीवी ने ऐसा क्यों किया था? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। पुलिस वालों को अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे, हम कैसे यकीन कर ले? इतना गंदा इल्जाम लगाने वाली आपकी बीवी है। कोई भी बीवी किसी भी सूरत पर ऐसा काम नहीं कर सकती। अगर वह सच में आपकी बीवी है तो आपके पास कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा जिससे आप ये साबित कर सके। कम से कम अपना निकाहनामा पेश करें ताकि हमें पता चल जाए कि वह झूठ कह रही है और आप सच। पुलिस वालों की बात सुनकर मुझे चुप लग गई थी क्योंकि हमारा कोई निकाहनामा नहीं था। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ जिसने एक औरत की इज्जत लूटी है और मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मैं अंधेरी कोठरी में सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, क्या हो रहा है? पल भर में ही मेरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी तबीयत की ठीक नहीं थी। वह कहीं भी गिर जाती थी तो कभी उसे उल्टी आने लगती, खाना देखकर दूर भागती और उसकी ऐसी हालत की वजह से आज मैं अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर सुबह ही उसे डॉक्टर के पास लेकर अस्पताल पहुंचा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसे ज़रा भी कुछ होता तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था। आज भी वह डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैं उसे खुद ज़बरदस्ती तैयार करवा कर डॉक्टर के पास लाया था कि कम से कम ये तो जान सकूं उसे क्या हुआ है। हम दोनों एक साथ डॉक्टर के कमरे में गए थे। जब उसका चेकअप करके बताया कि वह उम्मीद से है, यह सुनकर हम दोनों के चेहरे पर बहुत खुशी बिखर गई। लेकिन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ और भी टेस्ट कराना चाहती थी, इसलिए मुझे कमरे से बाहर भेज दिया गया और अमायरा को रोक लिया गया था। हमारी शादी के 2 साल बाद मैं बाप बनने वाला था। मैं बाहर बैठा हमायरा का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद वह अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर आई तो मैंने उससे पूछा, सब खैरियत है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है?
तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी बीवी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शुरू शुरू तो मुझे लगा कि शायद हमारी रिपोर्ट में कुछ गलत आया है और वह इसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाने की कोशिश की, और बताओ तो सही, हुआ क्या है? इस तरह क्यों कर रही हो? लेकिन मैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तुमने मेरी इज्जत लूटी है और अब यहाँ बैठकर मेरे हमदर्द बन रहे हो। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। इससे पहले कि मैं मायरा की बातों को समझ पाता या उसकी बातों का जवाब दे पाता, आसपास की औरतें इकट्ठी हो गई और मुझे बुरा भला कहने लगे। उन सब की नजरों में तो बहुत घटिया इंसान बन गया। देखते ही देखते मामला मेरे हाथ से निकल गया और पुलिस वाले के हवाले कर दिया गया। थोड़ी देर पहले तक हमारे घर में खुशियाँ आ गई थी और अब उसकी इस हरकत से मुझे कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने हाथों से न सिर्फ मेरी, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। वे मेरे बगैर तन्हा नहीं रह सकती थी। ना ही मेरे आगे पीछे कोई था, ना ही उसके। हम दोनों ही तन्हा थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। वह मुझे जेल में डलवा कर अकेले गुजारा नहीं कर सकती थी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। मेरा नाम अली है और मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास परिवार से था। आज से 2 साल पहले मैंने और अमायरा ने अपनी पसंद से घर से भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद हम दोनों ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, अपने घर वालों की तरफ नहीं देखा था। हम दोनों अलग अलग कौमों से ताल्लुक रखते थे और इसी बात पर हमारे घर वालों को एतराज था। मैं और अमायरा एक साथ और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। मैं उसे इज्जत से सारी दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन हमारे खानदान में रस्म व रिवाज, जात पात के भेदभाव की वजह से उसे सबके सामने अपना नहीं सका था। लेकिन उसके बगैर रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और फिर मैंने वह किया जो मेरी उम्र के लोग जोश में आकर कर बैठते हैं। मैंने रात के अंधेरे में उसके घर से उसे फरार करा लिया था और चंद दोस्तों को इकट्ठा करके शादी कर ली थी। इसी वजह से मेरे पास ना ही कोई निकाहनामा बनाया था और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की थी। हम दोनों ही कच्ची उम्र के थे और हमें लगा था कि इस बात की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने तो अपना शहर छोड़ दिया था और दूसरे शहर चले आए थे। दूसरे शहर आकर मैंने नौकरी और एक किराए का घर ले लिया था। हमारा घर के अंदर ही बंद रहती थी। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में एक हो चुके थे। दिन महीने महीने साल चलते गए और हम एक दूसरे के साथ जिंदगी में बहुत खुश थे। बस एक ही चीज़ की कमी थी, हमारे पास कोई औलाद नहीं थी। एक बात थी जिसने अमायरा को उदास कर रखा था। उसी के कहने पर मैंने उसका चेकअप करवाया था, लेकिन कहीं पर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बस ऊपर वाले की तरफ से ही देर थी। मैंने यही कह दिया था कि हमारी किस्मत में होगा तो हमारे औलाद ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने लगी थी और मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो हमें वही खुशखबरी सुनने को मिली। लेकिन उसके बाद सब कुछ देखते ही देखते बदल गया। मैं जेल पहुंच गया और अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने ना ही अपने घर वालों से मिलना जुलना किया था और ना ही यहाँ पर किसी से दोस्ती की थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रिश्वत के तौर पर पुलिस वालों के हाथ पर रख देता। अब तो मुझे किसी मसीहे का इंतज़ार था जो आकर मेरी ज़मानत करवाता और उसके बाद मैं किसी भी तरह पुलिस को अपनी बेगुनाही साबित करता। या फिर ये भी हो सकता था कि अमायरा के दिमाग पर सवार भूत उतर जाता और वह खुद आकर केस वापस ले लेती और मैं आज़ाद हो जाता। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? यहाँ तक उसी ने पहुँचाया था। पता नहीं वे क्या चाहती थी और किसके कहने पर वे ये कर रही थी। मेरे बगैर मैं अनजान शहर में तन्हा कैसे गुजारा करने वाली थी, ये सोच कर ही मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि इतना हो जाने के बाद भी मैं उससे मोहब्बत थी। मैं सुबह के वक्त आया था और शाम हो चुकी थी, लेकिन ना ही अमायरा मुझसे मिलने के लिए आई थी और ना ही मुझे उसका कुछ अता पता था। मैं उसी की फिक्र में घुल रहा था और साथ ही साथ पुलिस वालों से इल्तिजा कर रहा था कि वह मुझे छोड़ दे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले तो मुझ पर ज्यादती का केस बना चुके थे। वह मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही रात का अंधेरा फैला तो जेल के खौफनाक माहौल से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने आज तक कभी किसी पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाया था और आज मैं जेल की सलाखों के पीछे आ चुका था। उस सलाखों के पीछे मेरी पहली रात किसी 2 सबसे कम नहीं गुजरी। मुझे अमायरा की फिक्र बहुत हो रही थी।
वह मासूम और भोली भाली थी और अब तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने जो कुछ भी किया वह क्यों किया, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी, वरना मेरी बीवी जो मेरे लिए जान दे सकती थी, मुझ पर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। मुझे हवालात आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और 1 हफ्ते में अमायरा ने पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं यहाँ एक ऐसे जुर्म में अंदर था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं दिन रात खुदा से दुआ मांगता था कि मैं किसी भी तरह इस जेल से रिहा हो जाऊं और मैं अमायरा के पास जाकर पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया है और किसके लिए किया है। और फिर वह दिन आ गया जब मेरी सारी दुआएं कबूल हो गईं। मुझे बताया गया कि मुझसे मिलने के लिए कोई आया है और मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में बुलाया गया। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझसे मिलने आई है, शायद उसे मुझ पर रहम आ गया है, उसके सर पर सवार भूत उतर चुका है। लेकिन वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर अमायरा नहीं बल्कि वह डॉक्टर आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी जमानत करवा दी है, चलो अब तुम आज़ाद हो। मैंने हैरानी से